नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो बनाने का मुख्य मकसद ये है कि 13 तारीख को कुछ ऐसी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई हैं जिनका शायद कैंडिडेट को अंदाज़ा नहीं था, जो सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर से क्वांट। क्योंकि मेरा खुद आज एग्ज़ाम था, तो इसलिए इन चीज़ों को मैंने नोटिस किया। तो मैंने चाहा कि इन चीज़ों को मैं आपके नोटिस में डेफिनेटली लाऊं, क्योंकि अगर आप किसी पैटर्न को लेके प्रिपरेशन कर रहे हो और कई चीज़ें, कई सेक्टर आपके एक साथ गायब हो जाएं उनमें से, तो शायद दिक्कत का सामना करना पड़ता। जैसे अगर आप मान के चलिए कि अलजेब्रा पूरा गायब हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री गायब हो जाए, आपकी हाइट एंड डिस्टेंस गायब हो जाए, सिंप्लीफिकेशन तकरीबन गायब हो जाए, सीआई गायब हो जाए, तो शॉक्ड हो जाओगे आप। और फिर पेपर के पैटर्न में ऐसे घुमा घुमा के ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो शायद कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी कुछ हो जाता है। तो धीरे धीरे उनको जाने की कोशिश करेंगे कैसा कुछ है। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पूरा पेपर है वो मेरा मेमोरी बेस्ड है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा बिल्कुल फैक्चुअल मिलेगा। और कई ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं जो सीजीएल के पैटर्न के क्वेश्चन है। डेफिनेटली अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक दो क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो सीजीएल के मेन के टक्कर थे। तकरीबन 2018 में जो मेन हुआ था उस लायक का एक दो क्वेश्चन है इसके अंदर। तो धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, क्वेश्चन आपका था, मैं स्टार्ट करता हूँ डीआई से, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा उन्होंने एक पाई चार्ट बना के दे दिया था, कलरफुल पाई चार्ट आपका था। उसके बाद में ये आपको यहाँ पर दिया था, टोटल मिला के इनका कैलकुलेशन करने पर 360 आ रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बोला था टोटल छात्र अगर 1800 हैं, 180 सॉरी है, ये 1800 इसमें, ठीक है, 1800 अगर टोटल छात्र हैं आपके, तो मैथ के टोटल कितने छात्र हैं। तो मैथ का आपने 60 देख लिया, तो 60 अपॉन 360 कर दिया, तो 1/6 पार्ट हुआ, तो ये आपका 300 आपका मैथ का आ जाएगा। ये तो एक आसान था, ठीक है। अच्छा, अगला करें। इसमें थोड़ा लैंग्वेज घुमाई गई थी। देखिए इसमें कैसे लैंग्वेज टेस्ट कर दी दूसरे क्वेश्चन के अंदर। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज क्वेश्चंस की घुमाई जा रही है। अगर आप लैंग्वेज को नहीं समझ पाए तो शायद ज़्यादा, क्योंकि कई लोगों ने बोला नहीं नहीं सेकंड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ था, लेकिन शायद वो आसान था, उसकी लैंग्वेज थोड़ा समझने की दिक्कत थी। ये बोला था कि ये पॉलिटिकल साइंस का, जिससे ये है कि 12% अपना जो इसमें दिया था कि 12% हिस्सा पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट का था। इसके क्वेश्चन कहने का मतलब था कि पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन बंद कर दिया गया है। उसके बाद उसके छात्रों को स्प्लिट करके, उसके छात्रों को बराबर बराबर स्प्लिट करके दो सेक्शन में भेज दिया गया, इंग्लिश में और हिस्ट्री के अंदर। तो ये बोला था कि फिर हिस्ट्री में कितने छात्र इंग्लिश की अपेक्षा बढ़ जाएंगे, ठीक है, हिस्ट्री में कितने छात्र इंग्लिश की अपेक्षा बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये सवाल था। तो छात्र कितने, क्योंकि बराबर, सबसे पहले जो 12 है, 12 का आप 360 से भाग करोगे, क्योंकि 360 टोटल मिला के है ये, ठीक है। आप यहाँ से करके उसके बाद 1800 से निकालोगे तो 60 आपका आएगा। 60 में से चूंकि बराबर बराबर छात्र स्प्लिट हो गए आपके, तो 30-30 छात्र दोनों में जाएंगे। कितने जाएंगे? 30-30 छात्र दोनों में जाएंगे। 30 और 60 दोनों उत्तर थे, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था। लैंग्वेज को समझने की देर थी। लैंग्वेज समझ लेगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक इस टाइप से था, एक जो डीआई बेस के ऊपर मैं समझता हूँ कि इसमें यहाँ पर हाइट दी गई थी, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए थे, उसमें 150, 52 इस टाइप से आपका डाटा एग्जैक्ट दिया था, और यहाँ पर आपका नंबर दिए गए थे। ये पूछा गया था ऐसे छात्रों की संख्याएँ बताइए जो 151, जिसकी हाइट 151 से ज़्यादा लेकिन 156 से कम है। तो इसमें आपको 151 भी छोड़ देना है, ठीक है, और 156 भी छोड़ देना है, यानी 52, 53 और उसके बाद में 55, ठीक है। 52, 53, 55 तीन का डाटा लेना आपको। इसमें 151 और 56 छोड़ना है, क्योंकि इससे ज़्यादा और उससे कम पूछा गया है, उनको मिला के नहीं पूछा गया। ये थोड़ा था। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की कि इसमें 151 और 56, यानी टोटल मिला के अगर 151 भी आप ऐड कर दो, 156 भी ऐड कर दो इस वाले डाटा के अंदर, वो भी आपका आंसर दिया हुआ था, और उसके बाद हटाने के बाद भी दिया था। तो थोड़ा कॉशियस रहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम दोनों को ऐड करके देखते हैं, हमको आंसर मिल जाता है, तो हम जल्दीबाजी में उसमें लगा देते हैं। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को, जो मैंने महसूस किया। एक ही बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि यदि कोई ठोस गोला है, ठीक है, इनके कहने का मतलब ठोस गोला है, इसको हम 4 बराबर भागों में काट देते हैं। ठोस गोले को 4, जैसे फल को काटते हैं ना, फ्रूट को, ऐसे 4 बराबर भागों में काट देते हैं। और यदि ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम एस से डिनोट करें, तो उसको 4 बराबर भागों में काटने के पश्चात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? आप सभी को पता है, जो अर्धगोला होता है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr², और एक ऊपर वाला सेक्शन होता है इसका πr², ठीक है। तो कुल मिला के 3πr² हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके 6πr आपका स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। आंसर आपका 3s, 2s, s इतना ऐसे करके दिया हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन था आपका। अच्छा, कई सवालों के अंदर, 4-5 सवालों के अंदर जो ये चीज़ मैंने फील किया कि एब्सर्ड वैल्यू, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जिसका सवाल को हल करने में कोई रोल नहीं रहता है, उन वैल्यूज़ को दे दिया था। और अगर आप कंफ्यूज हो गए, और एक दो लाइनें ऐसी दी गई थी जो शायद, मतलब उनका उसमें कोई रोल नहीं है, उन क्वेश्चंस का आंसर उनके बिना भी आ सकता है आपका, लेकिन वो शायद आपको घुमाने के लिए दी गई। अगर आप उस डाटा को लेके घूमते रहे तो शायद फिर आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। और कंपटीशन एग्जाम में कोई भी आपको समय की इंपॉर्टेंस आपको सभी को पता है कितनी ज़्यादा होती है। जैसे कि सवाल था, एक परदादा दादा की उम्र, जो अंकुर के परदादा
वट एवर जो भी नाम हो, उसकी परदादा की उम्र 150 है, उसके पिता की उम्र परदादा की उम्र की 1/3 है, तो 105 का 1/3 आप करोगे तो 35 साल आपकी निकल आएगी। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले 30 साल आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद उनकी और माता की उम्र का अंतर दिया था, जबकि इस लाइन का कोई मतलब नहीं था, इस माता से कोई रोल ही नहीं था। पूछा गया था कि तो पिता व लड़के की उम्र का अंतर बताइए। पिता व 5 वर्ष पहले क्या था, तो 5 वर्ष पहले 30 ईयर्स हो जाएगा, और अंकुर उसी समय बर्थ पैदा ही हुआ था। अब अगर 10 साल बाद पूछेंगे तो पिता 40 साल हो जाएगा, तो अंकुर 10 साल हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस आपका 30 साल हमेशा मेंटेन रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जो माता के साथ में टाई अप किया गया था, इस चीज़ का एब्सर्ड वैल्यू थी, इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा, नहीं तो आप उसमें घूमेंगे तो शायद उतना अच्छे से आंसर इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा। अच्छा, क्वेश्चन था कि आपका आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, यदि परिमाप व क्षेत्रफल बराबर हो तो लंबाई क्या होगी। तो एक सिंपल सा है कि ये आपका समीकरण बनना था, बिल्कुल ये, ठीक है। सबसे पहले आपकी लंबाई मान लीजिए, सॉरी चौड़ाई आपने x मान ली, तो लंबाई 3 ज़्यादा, तो x+3 हो जाएगी। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। परिमाप लंबाई धन चौड़ाई 2, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x और x+3। इस वाले से इसको हल कर लोगे, द्विघाती समीकरण आपको बन जाएगा। उसके बाद बड़े सिंपल से आ जाएगा। अगर एक लाइन का ये आपको मतलब कि पता है तो तुरंत आप रख लोगे, नहीं तो फिर और भी वेव्स हो सकते हैं, आप उससे निकालो, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था। 7वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये बोला, यदि किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाती है, और यदि 10% यदि उसकी खपत है वो 10% हम कम कर लेते हैं, फिर ये बताइए कि जो होने वाला जो खर्च होता है उसके अंदर कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी, और कितने परसेंटेज की होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग था। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो शायद ये 15 सेकंड या 10 सेकंड का क्वेश्चन है आपका। लाइन स्केल के ऊपर आपने पढ़ा ही होगा। ये जैसे लाइन की स्केल है, यहाँ पर उसके मान लो 100 हम मान लेते हैं, उसकी कीमत 25% बढ़ जाती है, तो ये 125 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर ये 125 से घटेगी, यानी अगर मतलब इसकी कीमत जो खपत है, यानी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, 2 चीज़ें होती है। जैसे मान लो आपके घर का खर्चा है, आप एक सिंपल सा समझो आप कि आप हर महीने 10 किलो चावल खरीदते हो, ठीक है, और 10 किलो चावल आपका 10 रुपये पर किलो आता है, तो 100 रुपये में आप चावल खरीदते हो। अगर चावल की कीमत 25% बढ़ गई, यानी 12.5 रुपये में हो जाएगी, तो आपको अपने खर्चा 100 रुपये में 12.5, अगर 100 रुपये आप खर्च करते हो महीने में, तो 12.5 रुपये में आपके पास में फिर 10 किलो चावल नहीं आ पाएगा, तो आपको चावल कम करना पड़ेगा। अगर आप चावल कितना कम करना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू होती है आपकी 20%, यानी अगर 25% बढ़ा है तो आप 25% के मतलब होता है 1/4 वैल्यू होती, तो ये 1/5 से कम हो जाएगा, यानी 20% आप खपत कम कर लोगे। कैसे 20% कम करने पर बराबर आ जाओगे, ज़रा देख लीजिए। अगर 25% आप बढ़ा लोगे तो 100 का 25% 125 होगा। 125 का मैंने 20% बताया, तो 125 का 20% निकालोगे, 12.5 दूनी 25, यानी 25 घटाओगे तो 100 वापस रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। यानी अगर 1/4 से बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू से आपको 1/5 से वो घट जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इस 2 स्केल के ऊपर आपने इसको रिवैल्यूएट किया कि अगर ये 2 सिंपल सी एक स्केल आपने बना दी, यहाँ से 100 है और इसका 25% बढ़ा है, तो सिंपल सी बात है, इसको कितना घटना पड़ेगा, 20%, यानी मिड पॉइंट या 10% आपने यहाँ का इसका मिड पॉइंट लिया, इसने मिड वैल्यू दी है 10% उसकी खपत कम कर दी जाए। खपत आपको 20% करनी थी, ध्यान दीजिए, खपत आपको उसकी 20% कम करनी थी, लेकिन आपने केवल 10% ही कम की है, ठीक है। तो खर्च में बढ़ोतरी कितनी होगी, खर्च की लाइन ऊपर है तो इसका भी मिड पॉइंट निकाल लो, क्योंकि ये 20% है, 20 का मिड आपका 10 है, तो ये 25 का मिड कितना होगा, 12.5%। 12.5% आपकी क्या हो जाएगी, खर्च में बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी, खर्च में बढ़ोतरी होगी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बहुत आसानी से नंबर लाइन के ऊपर इसको चुटकियों में कर सकते हो सकता है शायद आप नहीं, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हो तो उनको थोड़ा सा समय लग रहा हो, लेकिन ये बहुत आसान है, ठीक है। ये नंबर लाइन के ऊपर सवाल होते हैं, सिंपल सी बात है, एक लंबा लाइन खींच के ऐसे करिए। अगर कोई चीज़ बढ़ेगी जितने परसेंटेज से, तो वो उतने परसेंट से घटती नहीं है। अगर मान लीजिए 25% इसकी कीमत में, 100 रुपये की कीमत में 125 रुपये बढ़ा, तो 125 का 25 निकालोगे ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या होगा, 20% कम होगा। 125 से वापस 100 जाने में 125 के बेस में आपको कितना 20% कम करना पड़ेगा। अब वो बोला 10% उसने कम कर दिया, तो 20% का 10% निकालो, ये मिड में आ जाता है, तो इसका मतलब ऊपर वाले खर्चे में भी खर्चा मिड तक ही रहेगा, ठीक है। तो ये 25 का आधा 12.5 हो जाएगा, तो 12.5% उसको खर्च अभी और क्या करना पड़ेगा, खर्च में उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, ये तो अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसलिए आपको बताया। ये क्वेश्चन आपको था कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी गई थी, 2x+2 है एक है, और उसके बाद ये एक भुजा आपकी 4x+3 है, ठीक है। तो उसके बाद में वो बोल रहा है कि उसकी परिमाप दी गई है 35 है, तो दोनों भुजाओं के मध्य एक्यूट एंगल, मतलब जो समांतर चतुर्भुज ऐसे कोई दिया है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच जो बनने वाला न्यून कोण है, उसके ऑप्शन दे रखे थे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई थी, ऐसे ऑप्शन दे रखा था कि 0 से 45, और उसके बाद में 45 से 60,
60 से 75, इसके बीच में आपको बताना था, 75 से लेके आपका 90, ठीक है। तो एक्यूट, क्योंकि एक्यूट एंगल आपका 90 से नीचे ही होगा, इसलिए ये वैल्यू आपको दी गई थी। आप चूंकि इसकी परिमाप निकालोगे, मेरे ख्याल से आप सभी को निकालने का पता होगा, ये परिमाप है कि एक भुजाई है, 2 ये परिमाप का मतलब होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 35 करोगे। ऐसे करने के बाद में आपकी भुजाएं निकल आएंगी, वहाँ से फिर आपको एंगल की कैलकुलेशन आप कर सकते हो कि न्यून आपका एक्यूट एंगल कितने डिग्री के बीच में होगा, ठीक है, आप कॉस और साइन की वैल्यू लगा के। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 6 और 3 है तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं अलग अलग। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर 2 भुजाओं का योग होता है हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है हमेशा, ठीक है। इस चीज़ को अगर ये आपको वैल्यूज़ पता है, ठीक है, बनने के लिए यही ज़रूरत है। मान लो अगर 3 भुजाएं दी गई हैं तो किसी भी जो आपका 2 भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू सी की वैल्यू क्या रखोगे, एक बार आप 4 रखोगे तो 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 से ज़्यादा बन जाएगा। 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, 8 रखोगे, तो 8 रखोगे, तो 8 होने तक क्या होगा, फिर ये वाली भुजा बड़ी होती चली जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप इसकी वैल्यू 9 रखोगे, अगर इसकी वैल्यू 9 होगी तो 6 और 3 9 होगी, फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा आपका। क्या होगा, फिर ये भुजा आपकी अगर 9 हो गई तो ये भुजा आपकी 6 हो जाएगी, ये भुजा आपकी बी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो इसी लाइन रेखा के ऊपर आ जाएगा। और जैसे इसकी वैल्यू 10 बढ़ाओगे तो फिर ये 10 हो जाएगा, ये आपका 6 रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा, तो ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो केवल इस प्रकार से 5 ट्रायंगल बन सकते हैं जिसकी अलग अलग भुजाएं 4 5 6 7 8 है। इसके बाद में अच्छा 4 से छोटा भी नहीं बन सकता, जैसे वो 3 आप करोगे तो 3 और 3 ये कर दोगे 6 6, तो ये 6 के बराबर आपकी हो जाएगी, तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, छोटे में तो बन नहीं सकता। तो 4 से लेके 8 तक कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एक आया था, यदि किसी बाल्टी के अंदर दूध व जल का अनुपात 2:1 है एवं इसे 1:2 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि जैसे दूध और जल का है तो पहले बार 2:1 है, फिर बोल दिया इसको बनाने के लिए 1:2 का बनाना है। अब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको मिश्रण के अंदर जो भी एलिगेशन के अंदर जिसको जो कांस्टेंट, जैसे कि अगर पानी मिलाओगे तो दूध की मात्रा जितनी पहले थी उतनी पहले रहेगी, तो इसका रेशियो बराबर कर देते हैं। दूध का पहले 2 था, यहाँ 1 है, तो इसमें 2 का गुणा करोगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी पहले पानी 1 था, बाद में पानी 4 हो गया, यानी पानी की 3 यूनिट बढ़ी, और 3 यूनिट पूरी बकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 और 3 है ना ऊपर वाले, तो इसका मतलब पूरी एक बकेट। आंसर भी ऐसा ही था, 1/3 ऑफ बकेट, 1/4 ऑफ बकेट, हाफ ऑफ बकेट और फुल ऑफ बकेट। तो पूरी बकेट यानी 3 यूनिट की पूरी बकेट आप पानी में उसमें मिला देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि 2 संख्याएं दी गई थी ना, उसका कि इस पैटर्न के ऊपर आधारित था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो 8 व एन का एलसीएम व एचसीएफ 8 और 80 हो तो एन का वैल्यू क्या है, तो बहुत आसान था, बहुत आसान था, ठीक है। अच्छा ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर आपका सवाल था, अच्छा सवाल था आपका, कि यदि राम और रमेश एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, नीचे वाले चित्र से आप समझिए, चलना स्टार्ट करते हैं, तो वो किसी पॉइंट पर मिलते हैं। पॉइंट पर मिलने के बाद में राम को पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, दूसरी जगह, और शाम को 8 घंटे लगते हैं। यदि राम की चाल 40 किलोमीटर है तो शाम की चाल बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि राम की चाल बटे शाम की चाल बराबर होता है अंडर रूट शाम का समय बटे राम का समय, यानी जिसकी चाल यहाँ नीचे होगी वहाँ ऊपर समय उसका नीचे आएगा। आप ऐसे कर दोगे, वर्म निकालोगे तो एक्स की वैल्यू 20 निकलेगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, अगर पता है फॉर्मूला, नहीं पता है तो फिर घूमते रहिए आप। अच्छा, ये एवरेज का बहुत आसान क्वेश्चन था कि 5 लोगों का वजन, फिर उसके बाद दिया था उनका औसत वजन निकालो, तो कुल वस्तु बटे कुल संख्या करके कर दोगे, बहुत आसान था, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अच्छा, एक क्वेश्चन था, अच्छा था कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था कि अंकित मूल्य 8,000 दिया हुआ हो, उसमें 8% हानि पर बेचा जाता है, यदि वो 1800 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसमें 14 से 1/2% का लाभ होगा, तो सीपी का वैल्यू क्या है। ये एब्सर्ड वैल्यू 8,000, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 8% हानि पर बेचा जाता है, फिर उसके बाद यदि वो 14.5% का लाभ हो जाएगा, या 1800 में बेचोगे तो 14.5 और 8 कितना हो गया, 22.5% की वैल्यू 1800 दी गई है, 1% करके 100% की आप वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पर इस 8,000 का कोई रोल नहीं, 8,000 की जगह 10,000 भी होता तो भी इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखो आप, कि इनका इसमें कि ऐसी एब्सर्ड वैल्यू दी गई हैं जिनका शायद उस क्वेश्चन में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ चीज़ देखने वाली क्या बात है, जो मैंने नोटिस किया कि हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। जैसे इसके पिछले 1-2 शिफ्टों में आपका क्वेश्चन आ जाता था, नहीं आया था। एलजेब्रा से कोई नहीं था, एलजेब्रा से कोई क्वेश्चन नहीं था। एलजेब्रा वाले क्वेश्चन को मैं क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि एलजेब्रा वाले क्वेश्चन को मैंने जो आपने अभी बताया ना, इसके अंदर और भी क्वेश्चन है, वो मेंसुरेशन के ऊपर बेस्ड था। कैसे था, उसमें आपको दे रखा था, उस वाले क्वेश्चन में बताऊंगा तो आप वो लगेगा अलजेब्रा के पैटर्न पे कैसे, कि परिमाप दे रखी थी, जो आयत की परिमाप दे रखी थी आपकी, और उसके बाद में उसमें क्या क्षेत्रफल दे रखा था, परिमाप दे रखा था और क्षेत्रफल दे रखा था, ठीक है। यानी परिमाप का मतलब होता है कि 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है आपका वो, और उसकी वैल्यू क्षेत्रफल की दे रखी थी। तो उससे पूछा गया था कि आप
एक्स और वाई भुजाओं के अलग अलग मान ज्ञात करिए। तो ये इस वाले पैटर्न पर था, 2x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी थी और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। तो आप कौन सा इसमें सूत्र लगा दोगे, आप इसमें, आपको पता है कि x प्लस, आपको x माइनस वाई की अगर वैल्यू निकालनी है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस 2xy हो जाएगा, यहाँ प्लस 2xy हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस एक्स वाई बराबर करने के लिए यहाँ पर माइनस 4xy करना पड़ेगा, बस माइनस 4। इस सूत्र में आपको इस वाले, ये एल्जेब्रिक टाइप मान लो, लेकिन वो मेंसुरेशन में चला गया था तो इसलिए मैंने वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका था कि टाइम एंड वर्क से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था आपका, मैं इसमें लिख नहीं पाया, मुझे अभी रिमाइंड आ रहा है वो, कि उसमें ये सवाल था कि यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता, यदि वह 5 घंटे काम, यदि 5 दिन 5 घंटे काम करता है, यदि उसके बाद में 5 दिन 6 घंटे काम करता है और 5 दिन 7 घंटे काम करता है। ध्यान दीजिएगा, ये किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है, यदि वो 5 दिन 5 घंटे काम करता है और अगले 5 दिन 6 घंटे काम करता है और अगले 5 दिन 7 घंटे काम करता है, तो ऐसे करके वो 15 दिन में काम फिनिश कर लेता है। अच्छा, यदि वो डेली 8 घंटे काम करे और आधा घंटे का ब्रेक हो, यानी 30 मिनट का ब्रेक हो और डेली 8 घंटे का कार्य करा है, तो कुल मिलाकर वह कितने दिनों में काम को फिनिश कर लेगा। इस पैटर्न पे क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, मानूंगा। ऐसे करके आपके क्वेश्चंस आए थे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीआई के ऊपर, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट थे, जो लोग सोचे थे कि ज्योमेट्री से आएगा, ठीक है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन मतलब थे, एक दो से क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपका, ट्रिग्नोमेट्री पूरी गायब थी, बिल्कुल नहीं था, एक भी सवाल ट्रिग्नोमेट्री से आपका नहीं था। टाइम एंड वर्क से मैंने आपको बता दिया, सीआई से नहीं था, अलजेब्रा से नहीं था, हाइट एंड डिस्टेंस से नहीं था। सिंप्लीफिकेशन जिसके 5-6 सवाल हमेशा देखे जाते हैं, हमेशा 5-6 सवाल दिखते हैं, लेकिन आज केवल एक ही सवाल सिंप्लीफिकेशन था, वो भी बहुत नॉर्मल पैटर्न के ऊपर था। उसको वैसा नहीं बोलेंगे जैसे बॉडमास रूल के ऊपर डिपेंड आपका आता है, तो नो, बॉडमास रूल से नो, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आया था, ठीक है। आज तो इस प्रकार से, ऐसी रीजनिंग में भी ये शॉकिंग था। रीजनिंग के अंदर मैंने देखा फिगरेटिव रीजनिंग, यानी फिगर रीजनिंग, जो चित्र वाली रीजनिंग आपकी होती, पूरी गायब थी, कोई नहीं था। डाइस, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं था। एम्बेडेड फिगर या हिडन फिगर होता, उसमें कोई क्वेश्चन आपका नहीं था, ठीक है, उस पूरी की पूरी। उसके बाद में काउंटिंग ऑफ फिगर, कोई आपका क्वेश्चन नहीं था। आपको जोर इसमें किसने दिया था, सिलोजिज्म में। वेन डायग्राम था, बहुत अच्छा था, मतलब वेन डायग्राम से शायद, हाँ, एक या दो सवाल, एक सवाल था वेन डायग्राम से। सिलोजिज्म से बहुत बढ़िया, ठीक है, सिलोजिज्म से आपके कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन थे आपके, और वेन डायग्राम में भी बनाने पड़ रहे थे आपको, जैसे बनाया आपको नहीं दिया गया था, ठीक है, आपको बनाने पड़े, तो उससे भी 3 क्वेश्चन आपके थे। अच्छा, और उसके बाद में आपको सीटिंग अरेंजमेंट से, यानी सर्कुलर टेबल के ऊपर 12 लोग बिठा के रखे थे, एक उससे क्वेश्चन था। एक लैडर से क्वेश्चन था कि लैडर के ऊपर कौन नीचे था। और एक और लाइन वाला क्वेश्चन था कि मतलब वो लाइन से, इधर से कोई जो व्यक्ति है वो लाइन से यहाँ 29वां है, यहाँ से 8वां है, तो उसके बाद बताइए लाइन में टोटल कितने आदमी थे। इस प्रकार से 3000 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं हुआ था, ठीक है। और जो सीरीज़ थी वो बहुत आसान थी। एक मेरी जो लास्ट जो सीरीज़ आई थी उसमें थी 7, 14, 28 और क्या होगा, ठीक है, नहीं 7, 14, 21 और लास्ट में 28 था, और फिर आगे क्या होगा तो 35 हो जाएगा, बहुत आसान था। अच्छा, जो उस टाइप से एक आपकी फिगरेटिव रीजनिंग ऐसे करके आती ना, जो बॉक्स में कि इसमें इतना 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 तो इसकी वैल्यू कितनी, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको इस बार नहीं गया था। तो शॉकिंग था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इवन काफ़ी ज़्यादा शौक था। जो भी लोग मैंने बात की उनसे, कि ऑन कैमरा तो बात नहीं हो पाई, वैसे रिव्यू पढ़ा, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको, क्योंकि 1-2 लोगों के साथ मैंने, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे के आया तो मैंने खुद डिस्कस किया था, तो ज़्यादा लोगों से बात नहीं हो पाई थी। लेकिन आज मुझे जो अटैम्प्ट थे वो कम मिले, लोगों की करीबन 60 से 65 के बीच अटैम्प्ट मिले, ठीक है। और हॉनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, जो भी बोलता है कि मेरा 90 अटैम्प्ट है या 95 अटैम्प्ट है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा, ठीक है। मुश्किल लगता है मुझे कि हॉनेस्टली अगर मैं अपना देके बताऊं तो मेरा खुद करीबन 80 से लेके 82 के बीच में अटैम्प्ट था, ठीक है। और एक्यूरेसी भी कहूँगा तो 90+ थी, क्योंकि बहुत मैंने कम कोशिश की कि आपको गैसिंग मार्क्स कम से कम हो पाए। और जो आपका जीएस और रीजनिंग के अंदर था, रीजनिंग नहीं, जीएस और जीके के अंदर थी, जिसमें साइंस आपकी मान लीजिए बायोलॉजी पूरी गायब कर दी थी, कोई नहीं था, डिसीज़, विटामिन से कोई क्वेश्चन नहीं था आपका। और आपका नेशनल पार्क कोई क्वेश्चन नहीं था, बड़ा अजीब टाइप की इस बार भी दी थी, ठीक है। और बाकी हाँ, क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, आज 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट थे, जैसे मान लीजिए आरबीआई की स्थापना, WHO का मुख्यालय, और उसके बाद में स्वतंत्र भारत के बाद में कौन सा पहला गवर्नर जनरल बना था, इस प्रकार से आपके थे। और ऐसे स्टैटिक थे कि मान लीजिए गंगा हिमालय से संबंधित है, तो आपका जो वो कौन सा है, सतपुड़ा के पहाड़ से कौन सा निकलता है, और उसके 4 नदियों का क्लॉज बना दिया था, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, इसमें से कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। और जैसे एक बहुत आसान क्वेश्चन था कि जो संसद है आपकी, उसमें कौन उसका पार्ट नहीं है पार्लियामेंट का, कि उसमें लोकसभा, राज्यसभा दिया था, और उसके बाद में प्रेसिडेंट दिया था, और एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी,
तो वो आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके थे। और एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि मान लीजिए 1800 से पहले, सबसे पहले हिंदुस्तान में सबसे पहले बनने वाले बैंक का नाम क्या था, जो हिंदुस्तान का सबसे पहला बैंक था वो। और 1800 से पहले करीबन 1788 या 29 का ऐसा ही था कि उसमें उस टाइम पे कौन सा ऐसा लॉर्ड था जिसने अपने नाम पे इमारत बनवाई थी कलकत्ता के अंदर, ठीक है। एक वो क्वेश्चन था आपका। और ठीक, मतलब कुल मिला के अच्छा कहूँगा मैं, ठीक है। और कंप्यूटर के भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फुल फॉर्म थे कि आधार 12 डिजिट का आधार एक नंबर है, तो उसको बनाने वाली संस्था का क्या नाम है, C++ लैंग्वेज की खोज कब हुई थी। अच्छे क्वेश्चन इस प्रकार से। तो वहाँ से आप 20 प्लस, मैं मान के चलता हूँ 40 में 20 प्लस का अटेम्प्ट कर लीजिए। और उसके बाद में क्वांट अगर आपने तैयारी की, अगर आप हॉनेस्ट सीजल के लिए प्रिपरेशन करें, तो डेफिनेटली क्वांट आपके लिए उतनी मुश्किल नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर 90 मिनट का टाइम मिल जाता है। सीजल में दिक्कत ये होती है कि वहाँ मिलता है केवल आपको टाइम 1 घंटे का, 60 का होता है। तो टाइम अच्छा था, पूरा पेपर मेरा हो गया था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। 10 मिनट पहले पूरा पेपर हो गया था, तो रिवाइज भी हो गया था। अब लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि अब मान लीजिए कि मैथ में कुछ ऐसे एक आध को छोड़ के क्वेश्चंस को जो बिल्कुल ही, और एक दो मुझे लगा कि शायद गलत है, क्योंकि उनका आंसर नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा आई फील कि हाँ गलत है। तो ऐसा भी कभी आप अड़िएगा मत किसी क्वेश्चन के ऊपर कि आपको लगे नहीं नहीं मैंने तो सब निकाला, चारों तरफ मैं गुणा भाग करके देख रहा हूँ, तो वहाँ से नहीं निकल रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, कोई ऐसी बात नहीं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आपको रखना चाहिए। और जो एक दो क्वेश्चन मैंने देखे कि हाँ गलत था, क्योंकि जब आप खुद किसी पेपर को देते हैं तो रियली आप उसका एनालाइज कर पाते हो। और शुरुआत से मैंने आपको एनालाइजेशन दिया था, लेकिन बीच में क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम था, और बीइंग एक्सर्विसमैन मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्सर्विसमैन हूँ और खुद मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और तो नहीं बीच में हो पाया था क्योंकि प्रिपरेशन करनी थी, तो इसके बाद हो सकता है कि मैं शायद आपको कंटिन्यू करूँ। और कोशिश ये रहेगी कि जो भी आपको मिले वो जेन्युइन रिव्यू में आपको मिले, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली कलर ब्लाइंडनेस बहुत इशू होता है, क्योंकि कई ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस आपको मस्ट है, मैंडेटरी है। वहाँ पर जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, आप मतलब मना है आपको, हो सकता है कि आपने पोस्ट नहीं पता होगा आपको, आपने पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट बार रखी हो, आपको मिल जाए। तो जो टायर 2 के एग्जाम होंगे वो आपके होंगे लेवल वाइज होंगे, कि लेवल 6 का अलग होगा, लेवल 5 का अलग होगा, लेवल 4 का अलग होगा। वहाँ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ से जाके जिस बुक से आपका कलर ब्लाइंडनेस का एग्जाम होता है, इस इहारा की बुक होती है 38 प्लेट की, उसी से मैंने वीडियो बना रखा है प्रॉपर, कहीं से अरेंज करके। उससे आप देख के चेक कर सकते हैं वेदर आर यू कलर ब्लाइंड और नॉट, और विच टाइप ऑफ कलर ब्लाइंड यू आर, वेदर यू नीड टू गेट प्रैक्टिस और नॉट। तो इन चीज़ों को थोड़ा आप देख लीजिएगा, यही मेरा सजेशन रहेगा। तो कोई और किसी प्रकार के अगर आपको लगा कि हाँ इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।